जज साहिबा जब धोबी घाट पर कपड़े धुलवाने पहुंची तो वहां मरा हुआ पति कपड़े धो रहा था। क्या है इस घटना के पीछे का रहस्य, जिसे जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इस घटना की शुरुआत होती है महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव से। यहां पर रहने वाली नीलम बचपन से जेनज बनने का सपना देखती थी। उसे ऐसी फिल्मों देखना पसंद था जो कोर्ट कचहरी के ऊपर हुआ करती थी, क्योंकि वो देखती थी कि जब अदालत में दोषियों को सजा मिलती है तो समाज का आपराधिक स्तर कम होता है। वो बड़ी होकर एक जज साहिबा बनना चाहती थी और सभी गरीब और निम्न जाति के लोगों के साथ न्याय करना चाहती थी। समय के साथ उसे पढ़ाई लिखाई करने से रोका गया, क्योंकि उस गांव में औरतों को छठी, सातवीं से ज्यादा नहीं पढ़ाया जाता था। लेकिन फिर भी नीलम के मन में पढ़ने की ललक थी। उसने अपने माता पिता से जिद करी और जैसे तैसे 12वीं तक की पढ़ाई पूरी करी। उसके बाद वो पास के शहर जाकर अपनी वकालत की पढ़ाई करके जज साहिबा बनना चाहती थी। लेकिन माता पिता का कहना था कि हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, ऐसी गलती करने की बिल्कुल भी मत सोचना, क्योंकि हम तुम्हारे हाथ पीले कराने की सोच रहे हैं और तुम हमारे ही मुंह पर कालिख पोतने का विचार बना रही हो। इस गांव की परंपरा है, महिलाओं को 7वीं 8वीं तक पढ़ाया जाता है, उसके बाद उन्हें चोला चौखा सिखाया जाता है, लेकिन हमने तुम्हें 12वीं तक पढ़ाया। अब हम विनम्र विनती करते हैं, अगर हमारी इज्जत बचानी है तो तुरंत शादी कर लो। हम तुम्हारी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते हैं। नीलम को बहुत बुरा लगा, लेकिन गांव की परंपरा के आधार पर उसने राजेश नाम के एक लड़के के साथ विवाह रचा लिया। राजेश और नीलम के माता पिता ने मिलकर दोनों का विवाह तय किया था भी। लेकिन शादी होने के बाद राजेश नीलम की ओर बहुत कम देखा करता था। ऐसा लगता था मानो उसके मन में कोई और लड़की बसी हुई है। नीलम ने राजेश के करीब जाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन फिर भी दोनों के बीच में नजदीकियां नहीं बन पाईं। एक समय पर नीरज का ट्रांसफर नजदीकी शहर के एक विद्यालय में हो गया। पेशे से राजेश एक शिक्षक था। अपने साथ माता पिता के कहने पर वो नीलम को भी ले गया, लेकिन वहां पहुंचने के बाद भी उनकी जिंदगी के हालात सुधारने का नाम नहीं ले रहे थे। राजेश हर समय नीलम से केवल कामपूर्ति ही बातें करता था और नीलम के मन में हमेशा एक ही डर बना रहता था कि शायद मैं दिखने में इतनी सुंदर नहीं हूं। इस वजह से वो मुझसे ठीक से बात नहीं करते। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि सच्चाई कुछ और है, इसके पीछे कोई और ही मामला छुपा हुआ है। नीलम बहुत भोली थी। उसने वो हर संभव प्रयास किया कि वो अपने पति राजेश के करीब आ जाए, लेकिन राजेश तो हमेशा उससे दूर भागता था। इस बारे में नीलम ने कई बार राजेश के माता पिता से बात करे, लेकिन उनका कहना था कि 1 साल बाद 2 साल बाद सब कुछ सही हो जाएगा, अभी तुम एडजस्ट करो। उनकी शादी को तकरीबन 1 साल हो चुका था। जिंदगी बहुत घुटन भरी चल रही थी। दोनों एक दूसरे से कुछ कहना चाहते थे, लेकिन कह नहीं पा रहे थे। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा समाचार आया जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। एक समय की बात है जब राजेश जी अपने मित्र की शादी में दूसरे शहर गए हुए थे। उन्होंने नीलम को कॉल किया था कि मैं 2 घंटे में लौट रहा हूं, मैं कार से वापस आ रहा हूं। लेकिन 4 घंटे तक राजेश का आना नहीं हुआ तो नीलम को चिंता सताने लगी। तभी नीलम के मोबाइल पर एक ऐसा कॉल आया जिसे सुनकर उसके हाथ पांव कांप गए। वो फोन पुलिस स्टेशन से था और पुलिस वालों का यह कहना था कि आपके पति की दुर्घटना में देहांत हो गया है और उनका शरीर जल चुका है। यह दुर्घटना हाईवे पर हुई है। आप तुरंत मुर्दा घर पहुंचो ताकि आप उनकी पहचान कर पाओ। जब नीलम मुर्दा घर रोती रोती पहुंची तो वो राजेश का चेहरा पहचान ही नहीं पा रही थी, क्योंकि दुर्घटना बहुत बुरी थी। लेकिन उसके हाथ में उसने वही घड़ी देखी जो राजेश पहनता था। जेब में वॉलेट मिला जिसमें राजेश की फोटो भी थी और ड्राइविंग लाइसेंस भी रखा हुआ था। जिसके बाद वहीं पर नीलम फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि उस लाश ने कपड़े भी वही पहन रखे थे जो राजेश पहना करता था। उसे अपनी नियति पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वैसे ही राजेश उससे दूर भागता था। लेकिन नीलम नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अब समय ऐसा आ चुका था कि जिंदगी में कभी भी वो एक नहीं हो सकते थे, क्योंकि राजेश उस दुर्घटना में दुनिया छोड़कर जा चुका था। जब यह खबर राजेश के परिवार वालों को पता चली तो उनके ऊपर भी मुसीबत का पहाड़ टूट गया, क्योंकि राजेश उनका इकलौता बेटा था।
और अब वो इस दुनिया में नहीं था। आखिर बुजुर्ग माता पिता को सहारा कौन देता। नीलम के ऊपर भी मुसीबतों का पहाड़ टूटा था, क्योंकि वो केवल 12वीं पड़ी हुई थी। वो जब अपने घर गई तो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थी। मात्र 23 साल की उम्र में पति का देहांत हो जाना, ये एक महिला के लिए बहुत दुख का विषय होता है, क्योंकि समाज भी बहुत चार बातें करता है। कुछ लोगों ने नीलम के माता पिता से कहा कि अब उसकी दूसरी शादी करवा दो, लेकिन नीलम का कहना था, अब मैं फिर से वही गलती नहीं करना चाहती। अगर मैंने फिर से शादी करी और उसी प्रकार जिंदगी में दुख रहा तो मैं कभी भी कुछ नहीं कर पाऊंगी। अब समय है जिंदगी में आगे बढ़ने का। मैं अपने बचपन का सपना पूरा करूंगी और जज साहिबा बनूंगी, और उसी के बाद कोई शादी करने के बारे में सोचूंगी, वरना जिंदगी भर कुंवारी रहूंगी। जब तक मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेती तब तक मैं कुछ नहीं करूंगी। जिसके बाद अपने माता पिता के पेड़ छूकर नीलम महाराष्ट्र के नासिक के लिए रवाना हो गई। नासिक में उसके पहचान वाले रिश्तेदार रहा करते थे, जिन्होंने नीलम के लिए रहने और खाने की व्यवस्था करा दी। उसका उद्देश्य था वकालत की पढ़ाई करना और एक बड़ा जज बनकर दिखाना। उसका ऐसा मानना था कि समाज में अक्सर गरीबों के साथ अन्याय होता है। अमीर लोग वकीलों को खरीद लेते हैं, जज को खरीद लेते हैं, और गरीबों को दोषी जबरदस्ती ठहराकर उन्हें कई बार सजा काटनी पड़ती है। लेकिन नीलम खुद को एक ईमानदार जज बनाना चाहती थी और सभी गरीबों के साथ न्याय करना चाहती थी। उसकी सोच बहुत ही शानदार थी। लेकिन नासिक पहुंचने के बाद कुछ ही दिनों में आर्थिक तंगी से वो परेशान होने लगी। उसके पास पैसे बिल्कुल खत्म हो चुके थे और वो अपने माता पिता को परेशान भी नहीं करना चाहती थी। इसलिए उसने एक रेस्टोरेंट में साफ सफाई का काम करना शुरू किया। वो शाम को 5 बजे से लेकर 10 बजे तक रेस्टोरेंट में साफ सफाई का काम करती थी और सुबह के समय में कॉलेज जाती थी और अपनी पढ़ाई पूरी करती थी। अपनी कमाई से ही वो अपना दिनचर्या गुजार रही थी और पढ़ाई लिखाई के पैसे भी वहीं से निकाल रही थी। वक्त के साथ भगवान ने भी उसका साथ दिया। 3 साल 4 साल मेहनत करने के बाद आखिरकार उसने अपनी लॉ की पढ़ाई पूरी कर ली। अब वो एक वकील के तौर पर काम कर रही थी और उसे अच्छे खासे अनुभव की जरूरत थी। उसने दिल लगाकर काम किया, कई बड़े वकीलों के नीचे काम किया, कई बार खुद के छोटे मोटे केस भी लड़े, लेकिन उसका उद्देश्य था एक बड़ी जज साहिबा बनना। जिसके बाद 2 से 3 साल तक इसी तरह मेहनत करने के पश्चात एक परीक्षा आई जो कि जेनज बनने के लिए थी। नीलम को अच्छा खासा अनुभव हो चुका था, वो पहले से ही एक वकील थी। अब उसने जब वो एग्जाम दी तो अपने अनुभव से उसने चमत्कार कर दिया। नीलम ने पूरे देश में बहुत अच्छी रैंक हासिल करी और उसे बहुत अच्छा सम्माननीय जज साहिबा का पद प्राप्त हो गया। उसका 3 से 4 साल का अनुभव उसे जज बनने में बहुत मदद कर रहा था। जब यह खबर नीलम के माता पिता को मिली तो वे भी खुशी के मारे झूमने लगे। ये मुकाम नीलम बहुत पहले हासिल कर लेती। उन्हें भी पछतावा था कि उन्होंने अपने बेटे को आगे पढ़ने से रोका, जबकि उसमें काबिलियत थी। लेकिन जो हद से ज्यादा हुनरबाज होते हैं उन्हें रोका नहीं जा सकता, उन्हें पिंजरे में कैद नहीं किया जा सकता। एक ना एक दिन उनका हुनर बाहर जरूर आता है, और आज नीलम उनका जीता जागता उदाहरण थी। नासिक के ही एक सर्वोच्च अदालत में उसे जज साहिबा का कार्यभार सौंपा गया। दिन भर में 30 से 40 केस आते थे। नीलम बहुत थक जाती थी, लेकिन हर केस को ईमानदारी के साथ देखती थी और ईमानदारी से ही न्याय करती थी। गरीबों के बीच उसका खाद रुतबा था, क्योंकि सब जानते थे हमें कोई न्याय दे या ना दे, लेकिन नीलम मैडम हमें न्याय जरूरत देगी एक दिन। जब अपने सरकारी आवास में नहाकर तैयार हो रही थी तो उसे अपने कपड़े पहनकर कोर्ट जाना था, लेकिन उसने देखा कि उसके कपड़े तो गंदे पड़े हुए हैं। जो दूसरे कपड़े थे उनका भी कोई ठिकाना नहीं था। जल्द से जल्द उन्हें धुलवाने की जरूरत थी। उस समय कोई काम वाला व्यक्ति भी वहां मौजूद नहीं था। नीलम ने अपने कपड़े साथ लिए और उन्हें धुलवाने के लिए अपनी कार लेकर पास के धोबी घाट पहुंच गई। वहां बहुत सारे लोगों की टीम थी जो कपड़े धोने का काम कर रहे थे, लेकिन उसी बीच एक इंसान नीलम को देखकर अपना मुंह छुपा रहा था। आखिर ये इंसान कौन था? नीलम ने भी महसूस किया कि वो इंसान उससे छुप रहा है, लेकिन जब नीलम ने उसे ध्यान से देखा तो उसकी आंखें उसे जानी पहचानी लगीं। वो उसके पास गई तो वो उससे दूर भागने लगा। नीलम ने जैसे तैसे उसका पीछा किया और उसे पकड़ा, और उसके चेहरे पर से जब नकाब हटाया
तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो इंसान कोई और नहीं बल्कि राजेश था। वही राजेश जिसका उस दुर्घटना में देहांत हो चुका था। वही राजेश जो नीलम का पति था। वही राजेश जो उससे दूर भागा करता था। आखिर वो महाराष्ट्र के नासिक में एक धोबी घाट पर कपड़े क्यों धो रहा था? उसी स्थान पर नीलम जोर जोर से रोने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर ये सब क्या है। अपने मरे हुए पति को एक बार फिर से जिंदा देखना यह 440 वोल्ट का झटका लगने के बराबर था। उसने राजेश से पूछा कि आप जिंदा हो तो उस दिन मुर्दागढ़ में वो लाश किसकी थी? तब राजेश यह बात सुनकर शर्मसार हो गया। वो कुछ बोलने की स्थिति में नहीं था। तभी एक दूसरी औरत राजेश को टिफिन देने के लिए उस धोबी घाट पर पहुंची। तब नीलम ने उस औरत से सवाल किया कि तुम इन्हें टिफिन क्यों दे रही हो? तुम कौन हो? तो उस औरत का कहना था कि मैं इनकी पत्नी हूं। यह जवाब सुनकर नीलम के होश उड़ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर ये क्या हुआ है। लेकिन एक बात तो वो समझ गई थी, उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है और सच्चाई किसी भी हाल में उसे जान नहीं होगी। उसने तुरंत राजेश के ऊपर धोखेबाजी का मुकदमा दायर किया। कुछ पुलिस वालों की टीम बुलाई और राजेश को तुरंत गिरफ्तार कराया। आखिर माजरा क्या है वो सच्चाई जानना चाहती थी। राजेश को रिमांड पर लिया गया। आखिर तुमने ये सब योजनाएं क्यों बनाई? तुमने खुद को मरा हुआ क्यों बताया? तुम तो जिंदा हो, अच्छे खासे हो, तब डर के मारे। रिमांड से बचने के लिए राजेश ने जो सच्चाई बताई उसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। राजेश का कहना था कि शादी के पहले से ही मैं पिंकी से प्यार करता था। हम दोनों बचपन के दोस्त थे। जब यह बात मैंने अपने घर वालों को बताई तो उनका कहना था, पिंकी छूटी जाति की है, हम तुम्हारी इससे शादी नहीं करवा सकते, और अगर तुमने इससे शादी करी तो समाज में हमारी बदनामी होगी और तुम्हें हमारा मरा हुआ मुंह देखना पड़ेगा। इसी बात से मैं बहुत चिंताग्रस्त था, जिसके बाद उन्होंने जबरदस्ती मेरी शादी नीलम से करवा दी। मैं उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था। मैं तो उसकी तरफ देखता भी नहीं था। वो ही मुझसे नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश करती थी, लेकिन कभी भी मैंने उसे स्पर्श नहीं किया। कभी भी मैंने उसे प्यार नहीं किया। शादी के बाद भी पिंकी और मेरे बीच में अफेयर चल रहा था। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। शादी को 1 साल बीत चुका था। हम दोनों एक नहीं हो पा रहे थे क्योंकि नीलम हमारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा थी। लेकिन मैं उसके साथ कुछ गलत नहीं करना चाहता था। मैं सिर्फ अपनी जिंदगी को अलग किनारे करना चाहता था। तब मैंने एक योजना बनाई। उस योजना में पिंकी ने भी मेरा साथ दिया। हमारी योजना यही थी कि मैं शादी से आते समय खुद की जगह एक दूसरे इंसान को बिठाऊंगा और एक नकली दुर्घटना का षड्यंत्र बनाऊंगा। वह इंसान मेरे साथ काम करने वाले एक शिक्षक ही थे जो हूबहू कदकाठी में मेरे समान थे। दुर्घटना होने के बाद हमने उस कार में आग लगा दी ताकि बॉडी की पहचान ना हो सके। उसके हाथ में मेरी घड़ी पहना दी और उसको हमारे ही कपड़े पहनाकर हमने कार में बिठाया था। ये पूरा हमारा ही षड्यंत्र था ताकि नीलम को ये लगे कि मैं मर चुका हूं और हम हमारी जिंदगी फिर से नासिक में शुरू कर चुके थे। लेकिन मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था जज बनकर उसका ट्रांसफर भी नासिक में हो जाएगा और एक दिन वो मुझसे टकरा जाएगी। यह सच्चाई जब नीलम ने सुनी तो उसके आंखों में आंसू आ गए। आखिर कोई इंसानियत के इतनी हदें पार कैसे कर सकता है? कोई इतना बड़ा हैवान कैसे हो सकता है कि एक जिंदगी को अपनाने के लिए एक जिंदगी को मौत के घाट उतार दे और एक जिंदगी को उसके अबलेपन पे जिंदगी भर के लिए अकेला छोड़कर चला जाए? यह घटना जब सबके सामने आई, जब एक मरा हुआ इंसान जिंदा सबके सामने आया, तो वास्तव में सबके होश उड़ गए। लेकिन यही सच्चाई थी और यह सब कुछ संभव हो पाया था। नीलम के कारण उस दिन नासिक की जिला अदालत में एक ऐसा केस आया जिसने सभी को हिलाकर रख दिया। जस्ट साहिबा के सामने उनके पूर्व पति राजेश खड़े हुए थे। साथ में उनकी पत्नी भी कटघरे में खड़ी हुई थी। उनके मुंह से सच्चाई वे उगल चुके थे। किस प्रकार उन्होंने एक निर्दोष व्यक्ति की जान ली और जानबूझकर उसकी छवि बिगाड़ी, सारे सबूत पेश किए गए। जज साहिबा खुद गवाह के तौर पर मौजूद हुई और उन्होंने उस दिन अपनी अदालत में बिना तारीख दिए तुरंत एक फैसला घुमाया और ऑर्डर करते हुए कहा कि राजेश ने अपनी पत्नी के साथ भी गद्दारी की है, धोखाधड़ी का केस बनता है, अपने मित्र की भी हत्या की है, हत्या का प्रकरण भी दर्ज होता है। वास्तव में वो एक न्यायप्रिय जज साहिबा थी।
उसने अपने रिश्तों की जंजीर को ध्यान में नहीं रखा और न्यायपूर्वक कदम उठाया। पिंकी और राजेश दोनों को जेल हुई और 1.5 लाख रुपए का जुर्माना उनके ऊपर लगाया गया, जिसके बाद उन्हें अपना पूरा जीवन कारावास में ही गुजारना पड़ा। अगर राजेश चाहता तो नीलम को पहले ही सारी सच्चाई बता सकता था कि वो किसी और से प्रेम करता है, तो नीलम उसी समय सारी समस्या का समाधान